अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं रियासत। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी या पाक चीन दोस्ती जिसे हम हमेशा कहते हैं कि समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, ये रिवायती पैराग्राफ, ये जुमला नहीं है बल्कि ये हकायक पे मबनी है। क्योंकि अरसे दराज से चीन और पाकिस्तान न सिर्फ एक अच्छे दोस्त बल्कि एक अच्छे शराकतदार के तौर पर इस खित्ते में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी अमली जो मिसाल है या मुजाहरा जो देखने में आया वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे बेल्ट एंड रोड आप कह सकते हैं। और ये BRI का जो मंसूबा है ये इस पूरे खित्ते में माशी इनकलाब बर्पा करने जा रहा है और 2030 में ये पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तकमील का साल है। गो के कई नशेब व फराज से गुजरा और कई प्रॉक्सीज का इसने सामना किया, कई हर्डल्स इसके दरमियान आई और कई मतबादिल सिल्क रूट की प्लानिंग और डेमोक्रेटिक कॉरिडोर्स बनाने की बातें हुई। लेकिन बिल आखिर ये अपने अब हतमी नतीजे पे पहुंचने जा रहा है और 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस मुआहदे को। और ये मफाहमतनामा 2013 उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर शी जिन के दरमियान तय पाया था। और आपको याद होगा 2013 जून में जब चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने दौरा किया था और ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा था। और अब तक इसमें जो डेवलपमेंट हुई है उस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस मंसूबे के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में CPEC मंसूबा नज़रअंदाज किया गया और डेफिनेटली आपको भी याद होगा कभी कहा इस पर असर नौ जायज़ा लिया जाएगा, कभी कहा इसमें ज़्यादा चाइना को फ़ायदा। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया इस हुकूमत ने और बड़े महदूद और बड़े कम कलील वक्त में इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने में मौजूदा हुकूमत कामयाब हुई और अब आगे बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। CPEC के तहत सरमायाकारी और सनती जोन्स का क़याम है। फ़ेज़ 2 में हम दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे हमारे इक़्तिसादी जोन हैं जिन पर काम अब तेज़ी से शुरू होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसमें जम हो चुकी हैं, उस पर भी काम होगा। लेकिन एक आम आदमी को क्या इससे फ़ायदा होगा, ये हमारा आज का होगा सब्जेक्ट कि एक आम आदमी से किस तरह इस्तेफ़ादा करेगा। क्योंकि उस वक्त भी जब ये मनसूबा शुरू हुआ था तो सिर्फ बलूचिस्तान के 7 लाख नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कहा गया था। और जो गवादर पोर्ट है वहाँ पे 10 बर्थ बनने हैं, फिर इकोनॉमिक जोन्स हैं, फिर उससे फाइबर ऑप्टिक्स है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पर तफसीलन बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गो के बारिश बारान रहमत है लेकिन कभी कभार हमें जहमत का सामना करना पड़ता है और लाहौर के कई इलाकों में 991 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये 30 साल रिकॉर्ड टूटा है। और जो वस्ती पंजाब है और ख़ासतौर पर अगर हम उसमें बात करें तो गुजरांवाला भी शामिल है। बहुत मूसलाधार बारिशें हुई हैं और आज रात को मजीद बारिशों की भी तवक्को है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए इस रहमत साबित करे। इंतज़ामी उमूर को बड़े अच्छे और बड़े एहसन तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने संभाला है और इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने भी हिदायत जारी किए हैं कि लाहौर और उसके जो नवाही इलाके हैं जहाँ पे 290 और 200 के दरमियान मिलीमीटर के दरमियान जो बारिशें हुई हैं उसके जो नुकसानात हैं उससे कम नुकसान हो। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन डेफिनेटली 10 साला ये तरक्की का सफ़र है बेल्ट एंड रोड, इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान सबसे पहले तारुफ करवाते चलें। सलमान गनी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमीन हाशवानी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात हैं और मौजूदा हालात और IMF के इस बेल आउट में जो हमें पापड़ बेलने पड़े वो तमाम नशेब व फराज से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अमीन हाशवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। और चंद लम्हों में हमें डॉक्टर हसन दाऊद साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अमीन हाशवानी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा सर, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि इस वक्त न सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों इवन के तरक्की पजीर ममालिक और अब मास्को तक बातें हो रही हैं, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी है? मजीद इसमें वुसअत, जिद्दत और मजीद इसमें तवानाई किस तरह आ सकती है? देखिए, ये तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का है कि एक सुपर पावर बन रहा है। तो वो कनेक्टिविटी उसके लिए की है कि ये जो स्ट्रेटेजिक जो भी लोकेशंस है वहाँ कनेक्टिविटी करे। एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन जहाँ से इन्होंने शुरू की है। एंड आई फील के अभी तक उसका जो एक्चुअल जो बेनिफिट है मैं नहीं समझता हूँ अब तक आया है। इन द सेंस के रोड्स बन गए हैं, ये सब कुछ हो गए, लेकिन जो रियल बेनिफिट था वो थी इंडस्ट्रीज लगनी, एम्प्लॉयमेंट आनी थी, चाइना से कनेक्टिविटी शुरू होनी थी, ग्वादर पोर्ट
फुली एक्टिव होता तो 10 साल हो गए हैं। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड ओरिजिनली 5 साल में हमें बेनिफिट्स, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीजें हुई है। थर कोल वाज पार्ट ऑफ इट, तो हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट आया है। लेकिन जो आपका जो सॉफ्ट होता है सर्विसेज सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके ट्रांजिट ट्रेड है, जो आपकी टूरिज्म है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज की कैपेसिटी होती है, कोलैबोरेशन होती है, आपकी आईटी सेक्टर में हो सकती है कनेक्टिविटी, वो अभी तक नहीं हुआ है। चाइनीज इंडस्ट्रीज जो लोकेट होना था कि वहां लेबर बहुत महंगी हो गई, वो पाकिस्तान आना था, ये सब कुछ नहीं हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं हुआ है। एंड आई फील कि इसमें 2 फैक्टर्स है। एक तो हमारी खुद की कोताहियां बहुत ज्यादा है। मैं एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, हम कलेक्टिवली ब्लेम करें, हम सबको, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, राइट। ये था। लेकिन आशवानी साहब, आपको भी पता है कि एक इम्पैक्ट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ कि आप जब एक ऐसे एग्रीमेंट को, मुआहदे को जब आप कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और कहते हैं कि जी इस पे नजर सानी करनी पड़ेगी, असर नौ जायजा, इसका बेनिफिशरी सिर्फ चाइना है, इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से एक ट्रस्ट डेफिसिट तो पैदा होता है। आई एब्सोल्युटली, जो भी कहेगा उस पर अगर डाउट अगर वो क्रिएट करेंगे तो जाहिर बातें है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं है, ये मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है डिलीवरेबल, क्योंकि हमारे जो इंटरनल इश्यूज जो है, बी एट हम इसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, मिस गवर्नेंस कहते हैं, सिस्टमैटिक इश्यूज है, हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बड़ा स्ट्रगल होता है। ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक वे में चले तो उसमें प्रॉब्लम आती है। एंड प्लस सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ, आपको भी पता है, यहाँ चाइनीज के अगेंस्ट अटैक्स हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस का इश्यू आ रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, एंड हमारे नेबरहुड की भी इन्वॉल्वमेंट थी, आपको भी पता है। और इंडियन एक जो सैबोटाज कर रहे थे स्पाई, उसको हमने पकड़ा है। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई है, लेकिन ये तो होने वाला है, ये हो गया है। चाइना इज वेरी डिटरमाइंड, सो इज पाकिस्तान। हमारी अपनी कोताही है, हमारी सर्टन कैपेसिटी डेफिशिएंसीज है, हमारे दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी साजिश है, लेकिन ये फिर भी होगा। आशवानी साहब, आप नहीं समझते कि कैपेसिटी इशू तो एक तरफ है, लेकिन विल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी कैपेसिटी भी ना हो, विल भी ना हो, तो फिर तो इसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत इंपैक्ट इसका नेगेटिव होता है। देखिए, मैं आपको बता, कोई भी पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर आया है, उससे आप जितनी भी तनकीद कर ले, लेकिन उसका मुल्क का मुफाद उसके दिल में होता है। वो ठीक है, तौर तरीके अलग होते हैं, आप कहते हैं ये गलती करते हो, इसमें मुल्क का नुकसान होता है, लेकिन विलफुली मैं नहीं समझता हूं कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया जो आए कि कहे कि हम मुल्क का नुकसान करेंगे। ठीक है आशवानी साहब, दोबारा मैं आता हूं आपकी तरफ। सलमान गनी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि सी पैक के हवाले से एक आम तासुर भी था पिछली हुकूमत में कि सी पैक जो है उसका ज्यादा फायदा चाइना को पहुंच रहा है, और इन स्टेटमेंट्स के बाद हमने देखा कि कोविड में छुप गया ये सब कुछ, और हमने कहा कि कोविड की वजह से सेकेंड फेज में हम दाखिल नहीं हो पा रहे और इकोनॉमिक जोन्स पे काम नहीं हो रहा है। क्या वाकई कोविड ही वजह थी या कुछ और अवामिल भी कारफरमा थे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, मेरा ख्याल इस हवाले से हमें एक खुल के ही बात करनी चाहिए कि आपने तो कोविड का हवाला दे दिया, ऐसी बात नहीं थी। अगर आप मेरे से राय लें बतौर जर्नलिस्ट, मैं ये जानता हूँ कि ये दरअसल सी पैक की लड़ाई थी जिसके तहत खुद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, और यही वजह थी कि जो 2018 में जब हुकूमत बनी तो उस वक्त के जो मशीर तजारत थे अब्दुल रज़ाक दाऊद, उन्होंने सबसे पहले अभी हुकूमत बनने के फौरी बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस मंसूबे को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान के अंदर खड़े होकर कहा कि हम ये सारे मुआहदे देखेंगे कि इसमें क्या है, और उस मुआहदे फिर देखे भी और दिखाए भी गए, और ख़ुद उन्हीं की बनाई हुई जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि इसमें कतन किसी किस्म की कोई बेज़ाब्ती नहीं पाई गई। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह कि जैसे आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि चीन हमारा आजमूदा दोस्त है, और अब लड़ाइयाँ जो हो रही हैं वो तोपों की या बंदूकों की लड़ाइयाँ नहीं हैं। अब ये एक मुआशी जंग है कि वही मुल्क जो हैं वो मजबूत और मौसर हो रहे हैं जो मुआशी हवाले से मौसर हैं,
और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और ख़ास तौर पे आपने जब अपने इब्तदाइये में हवाला दिया IMF का, तो आज से कुछ रोज़ पहले देखें एक रिजर्वेशन जाहिर की जा रही थी कि जी कुछ IMF जो है कुछ ऐसी शराइत पाकिस्तान पर आयद करने की कोशिश कर रहा है जिसका इजहार नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो बड़ी क्लियर कट थी। इसलिए कि 6 मई को जब चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए तो उन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान पर आलमी प्रेशर्स हैं। वो क्या प्रेशर्स थे? देखिए, बात ये कि ये CPEC जो है ये कुछ इलाकाई और कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस को खटक रहा है, और इसलिए खटक रहा है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान से वो अपने मफादात तो लेते रहे, लेकिन वो ये समझते थे कि पाकिस्तान एटमी धमाकों के बाद दफाई एतबार से खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंच गया। अब भारत को ये जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर बैली आंख डाल सके, और CPEC के हवाले से वो ये जानते थे कि CPEC पर इसकी स्पिरिट के मुताबिक अगर अमल दरामद हो गया तो ये मुआशी हवाले से भी खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंचेंगे। लिहाजा इसके खिलाफ साजिशें होती रही हैं। और आखिर क्या वजह है? अभी आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल चीज इसमें ताकत जो थी वो तो सनती जोन्स बनने थे, जिसमें तजारत होनी थी, बरामदात और दरामदात का सिलसिला शुरू होना था, वो क्यों नहीं हो सका? और मैं समझता हूं कि एक नई जंग इस वक्त चल रही है, वो चाइना को और अमेरिका एक और नुक्ता बड़ा अहम है जो आपने पहले भी बात की कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से बात आपने की थी, बड़ी अहम आपने बात की थी। तो जो पायनियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब, उन्होंने इस बात का खुद एक निजी टीवी के इंटरव्यू में एतराफ भी किया है। और एक दूसरा नुक्ता मैं उस पर भी वजाहत चाहूंगा कि ये जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, CPEC के जो मंसूबे थे, ये भी शेयर कर दिए गए आलमी मालियाती इदारों से, जिससे काफी नाराज हुआ था चीन। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये देखें, अगर मामला खोलते जाएंगे, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं यकसू हूँ। मैं इस मंसूबे को पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से सबसे अहम समझता हूँ, इसलिए कि इस CPEC के मंसूबे के तहत आपने खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंचना था। कुछ फोर्सेस नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े, इसलिए वो जो 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, आपने तो मोहतरम हामिद खान साहब की बात कर दी है। देखें, सबको पता है कि सहूलतकार कौन थे, आप उनकी बात क्यों नहीं करते जिन्होंने इस्लामाबाद लॉकडाउन करके इस सारे मसले को कोर्ट्स में बुला लिया था। एक कोर्ट ने किस बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था? ये दरअसल CPEC की लड़ाई थी। और आप जब वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मैं खुद चाइना में मौजूद था जब इसकी इफ्तिताई तकरीब हुई। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जब वो वापस होटल पहुंचे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा जी मैं प्रेसिडेंट शी की तकरीर से परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने दुरुस्त तकरीर नहीं की? मैंने कहा नहीं, उन्होंने खिते में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस की बात की है कि पाकिस्तान से हम टेक ऑफ करेंगे तो इंटरनेशनल फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिर्फ एक शख्स को भुगतनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा किस शख्स को? मैंने कहा मेरे मुखातिब को। और नवाज शरीफ साहब से जब हम जेल में मिलने गए तो उन्होंने सबके सामने कहा था कि इस शख्स को पता है कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। बात यह कि जब कौमी मनसूबों पर भी सियासत होगी तो पाकिस्तान आगे की तरफ कैसे जाएगा? मैं समझता हूँ कि 4 साल तक इसमें कोई दो आरा नहीं कि जानबूझ के CPEC पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया गया। अगर उसकी स्पिरिट के मुताबिक ये मामला आगे चलता तो आज पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो है हल हो चुके और IMF हम पे प्रेशर ना डालता। मैं समझता हूं कि आज अगर किसी एक इशू पे डॉक्टर साहब, किसी एक इशू पे 100% पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यकसू है तो वो चीन से तल्लुकात के हवाले से है और CPEC पर उसके मौसर अंदाज पे पेशरफ्त पे है। ठीक है, ये बात आपकी बड़ी अहम है। मैं आशवानी साहब आपकी तरफ आऊंगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि तौर पर जुबूहाली का हम शिकार हुए हैं। लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे बात हुई थी, एक फैक्टर कंसिस्टेंसी ऑफ योर पॉलिसी, ये एक बड़ा एक अहम फैक्टर था। ट्रस्ट डेफिसिट एक दूसरा फैक्टर था। अब आपने आज कैपेसिटी का जिक्र भी कर लिया। तो आप नहीं समझते सर कि ये जो कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, या ये जो आईनी मुद्दत का तकाजा है पूरा होना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं कि एक तो अवाम जो है उसका एतमाद भी खत्म हो जाता है। ये बातें मैं बहुत सुनता हूं और इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू
देखिए गवर्नमेंट आती जाती रहती है, बहुत सारी गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, 3 साल चलती है, या पूरा मुद्दत भी पूरा करती है। ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस होता है। अब आप पाकिस्तान में कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, कोई कहता है कम होती है, ये अलग डिबेट है, राइट। लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसीज जो होती है ना, ये एक बनती है, इंस्टीट्यूशंस बनाती है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट्स आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर किसी ने अगर 3 साल किया है, 3 साल भी बहुत टाइम होता है, कोई नहीं कि 6 महीने के लिए कोई नहीं आ रहा है, राइट। किसी ने 4 साल किया, किसी ने 5 साल किया, इट्स फाइन। लेकिन कंसिस्टेंट ये आप बहाने नहीं बना सकते कि गवर्नमेंट 3.5 साल से, अरे बाबा 3.5 साल बहुत होता है, बहुत टाइम होता है। तो आप नहीं कह सकते 3.5 हमें चांस नहीं मिला, सबको चांस मिला है। और सबने जो आज जिस नौबत पे जब हम पहुंचे हैं, वो कोई भी उसका एतराफ नहीं कर रहा है। मैं तो समझता हूँ सब लीडरान को पहले तो गवर्नमेंट अवाम के सामने अपोलोजाइज करना चाहिए कि इतनी गलतियां हुई है कि इस नौबत पे पाकिस्तान को पहुंचाया है कि हम भिखारियों की तरह IMF की तरह जा रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, दुनिया भर में एड आ रही है, ये आ रहा है। और इसमें आप कोई भी पॉलिटिशियन से बात करें, वो तो कहता है हमारा लीडर तो भाई दूध का धुला हुआ है, हमने तो जिंदगी में कभी। अशवानी साहब, डेवलप्ड कंट्रीज में भी IMF का बेल आउट और IMF से जो है वो लिए जाती है इमदाद और उससे कर्जा लिया लेकिन अरे बाबा लेकिन होती है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, एंड हमारे जो डिफिकल्ट जो डिसीजंस है नहीं होती है। मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैं 15 साल से कह रहा हूँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक आप नहीं करेंगे। IMF तो नहीं कहता ना कि भाई आप लोग की ये जो टैक्स नहीं लो अपनी आवाम से। 97% आपकी आवाम टैक्स फ्री बैठी है। जब पनामा का जब स्कैंडल हुआ था, मैंने बोला पनामा छोड़ो, 97% पाकिस्तान पूरा पनामा है, मतलब कोई टैक्स नहीं देता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, राइट। तो IMF तो नहीं कह रहे हैं ना, ये आपके पावर सेक्टर में चोरियां हो रही है, तो ये अशवानी साहब ये जो आप बात करें, बड़ी अहम आपने बात की है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने कहा हम नहीं करते, हमारी इस्लाहात में कमजोरी है, हमारा रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होता, ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी तो आखिर हो गया ना, एक एग्रीमेंट तक तो हम पहुंच गए। एग्रीमेंट ये हुआ है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्पेशल एफर्ट से हुआ है। एंड मैं आमतौर पर तनकीद भी करता हूं, लेकिन यहाँ इनको एक क्रेडिट जाना चाहिए। इन्होंने आउटस्टैंडिंग एफर्ट की है और उसकी वजह से ये हुआ है, वरना पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जितने एक्सपर्ट थे, सब ने कहा था कि ये नहीं होगा। इन्होंने बड़ी एफर्ट करके, बहुत यानी डायरेक्ट इन्होंने करके लास्ट मिनट पर, यानी चंद दिन रह गए थे और इन्होंने सैल्वेज करके ये डील हुई है, वरना ये डील नहीं हो रही थी। इसकी वजह क्यों नहीं हुई वो अलग कहानी है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर क्या, एंड आई थिंक इनको हमें क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मैं तारुफ करवाता चलूँ, मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा आऊंगा। डॉक्टर हसन दाऊद साहब, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हमारे साथ स्टूडियोज पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपकी तरफ में आता हूं जी। अशवानी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। एक ऐड करना चाहूंगा, आज एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस टॉक की, उसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि 2.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो दुनिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो घूम रही है, लेकिन वो हमारे गिर्द नहीं घूम रही है। आपको क्या लगता है कि हमने कौन कौन से अपने सेक्टर्स को मजीद बेहतर बनाना है? भाई देखिए, पैसे जो है घूमते हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। पाकिस्तान क्यों आएगा? पाकिस्तान का बॉन्ड 2025 का 55% पर अब चल रहा है, राइट। तो कौन आएगा? क्योंकि अभी भी IMF की डील हुई है, ये आपको सिर्फ सांस उठाने का टाइम दे रहा है कि अभी भी ये मौका है कि हम सुधर जाएं, हम अपने सीरियसली लें, हम तकरीरें छोड़े, हम रियल रिफॉर्म्स करें पावर सेक्टर में, एनर्जी, ये इसमें टैक्स रिफॉर्म में, पब्लिक सेक्टर। प्रीवियस गवर्नमेंट, इवन करंट गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किए हैं, राइट। हम नहीं कर रहे, 30 साल हो गए हैं। हमें एक सीरियसली हमें करना था, थोड़ा बहुत हुआ, बहुत कम हुआ था, बिल्कुल तो नहीं हुआ। जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखेगी कि भाई ये वाकई सीरियस है और ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे, अपने गवर्नेंस सही कर रहे, अपनी एजुकेशन सही कर रहे, अपना हेल्थ सही कर रहे, तो फिर लगेगा होप है। बाहर का इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं है, वो हमारी पॉलिटिशियंस की तकरीरें नहीं सुनता है, वो फैक्ट्स देखता है कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए अमीन अशवानी साहब। अभी हम बेशक अगर एक
हमें देख रहे हैं कि खसारा जरूर है, लेकिन हमने भी कमिटमेंट तो किए 9,200 बिलियन रुपीस का जो है, अब हमें रेवेन्यू टारगेट मिला है, तो हम तो 3.5 अरब के रेवेन्यू टारगेट से पहुंच गए सर। बतदरीज बेहतरी आई है, तेजी नहीं आई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन होप तो है ना? नहीं, होप उस वक्त होगा जब वो जो रेवेन्यू टारगेट है ना, आप अभी ये रेवेन्यू टारगेट जो ऑलरेडी आपके टैक्स नेट में, उसी के आप गला दबा रहे हैं। और वो लोग जो प्रोफेशनल है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लैंड क्रूजर यहाँ देख रहे, जो ये टैक्स फ्री लोग चला रहे, कोई मजा ले तो इसकी सवाल, जो बड़े बड़े प्लॉट्स है ये हो रहे, सारे सब टैक्स फ्री में बैठे। जो बेचारे प्रोफेशनल्स है, आप जैसे जो तनख्वाह ले रहे उसको और आप गला दबा रहे। वो कहता है हम मुल्क छोड़ के हम जाएंगे, और यही हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम समझ रहे नहीं है हम इतना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं। एंड IMF की डील भी हमने डिले की, हमने 7-8 महीने पहले हमें कर देना चाहिए। हमारा इतना बड़ा कॉन्फिडेंस क्राइसिस आया, हमने करेंसी को हमने आर्बिट्रेटली, हमने जबरदस्ती का मैनिपुलेट किया। $7 बिलियन आप जो समझे मुल्क से चले गए हैं। ठीक है, लाखों लोग प्रोफेशनल मुल्क से जा रहे हैं। हमें इसका एहसास ये बड़ा एक सेंसिटिव आपने जो है ना टॉपिक छेड़ा है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हमारी क्रीम बाहर जा रही है। नहीं जाना चाहिए। हमारे सरमायाकार, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी सी। कहीं ना कहीं हम उनको MNST भी दें। एक तो ये कोई गुनाह नहीं है, हम तो एक तो दुनिया को बहुत डराते हैं, लोगों को भी डराया हुआ है कि जी MNST कोई बहुत बड़ा गुनाह है या कोई बहुत बड़ी छूट है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, बताइएगा डॉक्टर हसन दाऊद साहब, ये हमारे पावर सेक्टर से लेकर इकोनॉमिक जोन और ये जो माशी इनकलाब की जानिब बड़ी तेज़ी से एक पेशरफ्त हुई थी, हमने कहा था कि 2030 से पहले तक उम्मीद ये दिलाई जा रही थी, बल्कि 2026 में भी मुझे याद है कहा गया था कि इस पे काम हो गया। पहले शोशा छोड़ दिया जी, वेस्टर्न अलाइनमेंट पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे जनाब बलूचिस्तान महरूम हो जाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला का जिक्र किया, वो मामला भी तय पा गया। फिर उसके बाद इसमें डिले, आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसके समरात जो हैं वो एक आम आदमी तक, एक लेमैन तक पहुंचेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और आप आज से नहीं, मुझे याद है कि 2013 से आप खुद इसको रिसर्च कर रहे हैं, इस पे आपका काफ़ी अपना ओपिनियन भी है। बट आई थिंक कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इसने डिलीवर क्या किया है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसने डिलीवर क्या नहीं किया। आई थिंक इन्होंने इन द लास्ट 10 years अबाउट 6000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी आई है, 800 किलोमीटर्स की ट्रांसमिशन लाइन आई है, हमारे पास 585 किलोमीटर्स की रोड्स बनी हैं, ऑप्टिकल फाइबर ले हुई है। इसके अलावा अगर आप, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना टैक्स दिया है, तो चाइनीज़ कंपनीज ने अराउंड क्लोज टू $2 बिलियन टैक्स दिया है इन द लास्ट 10 years। रेवेन्यू जो जनरेट हुआ 1.6 to 1.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ओवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिस पर हम काम कर रहे हैं, और इसमें कैपेसिटी बहुत है। गवादर के अंदर डिस्कशन होगी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर आप पिछले 70 साल से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी देते थे, अब वहां पर आप 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप कैसे डेवलपमेंट के आप ख्वाब भी दिखा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि 10 मेगावाट है, अब 100 मेगावाट से आप एक टेंजिबल रिजल्ट ला सकते हैं। एयरपोर्ट इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी होने वाला है, और आई थिंक वी आर जस्ट हो चुका है बिल्कुल। और मैं खुद अब रशिया का रिस्पॉन्सिबल था इन द लास्ट, आई थिंक वहाँ पर भी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, तो ये तो अच्छा पार्ट है। अब हमसे गलतियाँ क्या हो, आई थिंक कि जो मेरे नज़दीक, और मैं इसको बहुत इंटेंजिबल इम्पैक्ट जो देखता हूँ वो ये हुआ कि जब CPEC आया तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज भी हुए। हम जब बिजनेस में B2B एक्टिविटी की तरफ बढ़े, जब G2G हो गया, गवर्नमेंट टॉप डाउन अप्रोच रही, जब B2B की तरफ हम जाने लगे तो हम एक्सपोज हुए। हम एक्सपोज इस तरह हुए कि वो इन्वेस्टर, चाइनीज़ बिजनेसमैन जो वियतनाम जा रहा था, लाओस जा रहा था, कंबोडिया, और गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हमारी कोऑपरेशन है, पार्टनरशिप है, जब वो पाकिस्तान आया तो यहाँ पर आके हमें रियलाइजेशन हुई, हमें इसलिए क्योंकि जब उसने हाईलाइट की कि ये चैलेंजेस हैं, आपका वन विंडो आपके पास नॉन एग्जिस्टेंट है, आपके एक वन विंडो के अंदर, और मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो चाइनीज़ की इंटरेक्शन के जो वो कहते हैं बिल्कुल मनवाना आपसे वही शेयर करो कि आपके एक विंडो के अंदर 10 विंडोज़ होती हैं, आप एक रेगुलेशन को बारहा चेंज करते हैं, कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि 10 साल एक लंबा अरसा होता है। अगर आपने 30 साल का प्लान दिया है जो कि आपने उस वक्त दिया था, तो जो 10 साल उसमें से उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो चीज़ एक्सपोज हुई कि आपने बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉमिसेस किए थे जो आप डिलीवर नहीं कर सके। आपकी SCG पॉलिसी के अंदर बहुत सारे 10 साल पुरानी, सर हमने पिछले दौर इक़्तिदार में ये भी देखा, हमने SCC का इजलास ही नहीं तलब किया, तो वो एक अलमिया था। तो ये अब आप ये
और फिर मुझे जब लोग कहते हैं कि चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अभी अमीन भी ये बात कर रहे थे कि जब आपका एक नैरेटिव हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो वो किस चीज़ों से देखेगा? वो नेचुरली रिस्क रेटिंग देखेगा, एक नैरेटिव देखेगा, आपकी बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी रेटिंग देखेगा, और सबसे इम्पोर्टेंटली अखबार पढ़ेगा डेली। तो अगर आपके अखबार के अंदर डेली वो पॉलिटिकल डिस्कशन है, अनरेस्ट हो, तो फिर कैसे आप इन्वेस्टमेंट? लेकिन इसके बावजूद आज सुबह भी मैं पेशावर में था जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टर आए हुए थे। हमारे सुक्की किनारे पे काम हो रहा है, दासू में काम हो रहा है, हमारे रशाकई के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और चाइनीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको हसन दाऊद साहब आपने जिक्र भी कर दिया, जब इसका फर्स्ट ट्रेड कॉन्वॉय गया था तो आई वाज पार्ट ऑफ इट, मैं उसके साथ था। तो उस वक्त वहां पे जो चाइनीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के जो सीईओ थे जांग बाओजी, तो उनसे मैंने काफ़ी गुफ्तगू हुई मेरी, और मेरी उनसे बड़ी तफसीलन इस हवाले से बात हुई। तो वो इतना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि मुझे तो यूं लगा था कि जैसे 2025 में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इतनी सुस्त रवि उसमें रही कि आज अगर ये इकोनॉमिक जोन ही डेवलप हो जाते, जिन दो इकोनॉमिक जोन है उनमें से एक ही हो जाता तमाम प्रोविंस में, तो आपको नहीं लगता कि आज हम कहाँ पहुंच चुके होते? देखिए 2016 में जब हम चाइनीज़ के पास गए तो हम 35 स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेकर गए थे, और उस वक्त चाइनीज़ हमें कहा था, और अगर आप एहसन इकबाल साहब से इंटरेक्ट करेंगे बिकॉज आई वाज वर्किंग विद हिम, तो उस वक्त चाइनीज़ ने एक्सप्लिसिटली कहा था कि आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं और उसका एक इम्पैक्ट होगा, मशरूम इफेक्ट होगा। जिस तरह हमने ईस्ट कोस्ट से हमने डेवलपमेंट शुरू की, ग्वांगजो से, शेंजन से, और उसका भी इम्पैक्ट हम वेस्टर्ली एरियाज़ में देख रहे हैं। तो आप भी एक कोई चूज़ कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने हर सूबे के अंदर एक लेके जाना है, कुछ फेडरेशन के हैं। मेरा जो क्वेश्चन है, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हम सूबों को तो बहुत सारी बात करते हैं, वो एसईजी जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाने थे उनका क्या हुआ? लाइक पोर्ट कासिम, लाइक इस्लामाबाद। हम बहुत आसानी से और कन्वीनियंटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कह देते हैं कि आपने रशाकई में डेवलपमेंट नहीं की, आपने धाबेजी में डेवलपमेंट नहीं की। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल था, और जो चाइनीज़ उस वक्त भी कहते थे, वो ये कहते थे कि आप इस्लामाबाद में जो हमें आप कह रहे हैं एक IT पार्क बनाएं और उसमें वर्टिकल जाएँ, आप इससे शुरू करें। जब ये अच्छा होगा तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और फिर ये आप पंजाब से शुरू करें या आप अपने अर्बन एंड सेंटर्स की शुरू करें। इसी तरह गवादर के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, और ये किसी गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है, ओवरऑल नैरेटिव से ताल्लुक है। जब 1+5 का ब्लू इकोनॉमी का जो लॉन्ग टर्म प्लान के 2017 का लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके अंदर टूरिज्म का एक पूरा एक चैप्टर है। लेकिन जैसे ही वो चैप्टर आया तो यहाँ पर एक नई होप है, इस दफा भी जो फेज 2 में हम आए उसमें हमारा टेक्सटाइल टूरिज्म भी शामिल है। देखिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, और आपके चूंकि व्यूअरशिप ज़्यादा है, आप हर सेक्टर को वन साइज फिट ऑल ना ट्राई करें। आप 2-3 सेक्टर स्पेसिफाई कर दें। आप टेक्सटाइल का एक सेक्टर ले लें, माइनिंग का एक सेक्टर ले लें, और माइनिंग के अंदर भी एक्सप्लिसिटली है, और तीसरा आप गोइंग फॉरवर्ड एग्रीकल्चर का सेक्टर ले लें। एटलीस्ट अगले 5 साल सिर्फ इन सेक्टर्स पे काम करें। बाकी मैन्युफैक्चरिंग होता रहेगा, कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, उसके अंदर इन्वेस्टर आते रहेंगे। आपके पास प्राइवेट सेक्टर में हायर रूबा का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे, सफ़ायर ग्रुप DA खान के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगा। दूसरा आप, और क्योंकि अगर आपने जेनरिक कर दिया SEZs के अंदर कि जिस भी किस्म की फैक्ट्री लगानी है आके लगा लो, तो ना आप उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकेंगे, ना आपकी क्वांटिटी मेंटेन कर सकेंगे। दूसरा ये कि ये डिबेट अब आई थिंक आउटडेटेड हो चुकी है कि एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री लगानी है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आपस में इस डिस्कशन में अभी तक इनग्रॉस्ड है। आई थिंक ये डिस्कशन भी आप छोड़ दें। आप ये देखें कि वो इंडस्ट्री जो कि एक जिसमें टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आप लगा रहे हों, जो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हो, आप उसको, और डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी करे, लेकिन अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करे तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। जो लास्ट मेरी रिकमेंडेशन है, और मैं हमेशा ये देता हूँ कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स तो ट्रेन करें कि हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम R&D की ये आपका बड़ा ही काम नुकता है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। हमने सुना था कि गवादर के कुछ मकामी लड़कों को चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए भेज दिया गया, 5000 लड़कों का जिक्र था, उसमें दीगर प्रोविंस के लोग भी शामिल थे। और उस वक्त वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब पंजाब में, तो उन्होंने कई अनाउंस भी किया था कि कई लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन तकनीकी जो तालीम है वो आपने बिल्कुल ठीक किया। सलमान गनी साहब, बहुत सारा काम हमने करना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन साहब के, बहुत ज्यादा हमने काम करने की हमें जरूरत है। और खास तौर पर ये जो इकोनॉमिक जोन है, कम से कम इनिशिएट तो करें ना, हम अपनी कैपेसिटी में रहकर कम से कम को थोड़ा सा एक पॉजिटिव मैसेज तो दें, क्योंकि
हमें खतरात बहुत हैं, अभी भी हम निकले नहीं उन खतरात से कि जी अभी सी पैक पे मतलब बड़ा तेजी से काम शुरू हो जाएगा, दुश्मन अभी भी ताक लगाए बैठा है। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर हसान साहब ने और आशवानी साहब ने जो गुफ्तगू की है, देखिए इसमें बुनियादी बात यह है कि पहले तो मुईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में एक नया रुझान ये आ गया पिछली एक दिहाई से कि हर सियासतदान मुईशत पे अपनी राय दे रहा है। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, जिससे टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, जब तक मुल्क के अंदर एक इंतशार और खलफशार होगा तो आप मुआशी तरक्की के लिए अपने इक़दामात पर किस तरह अमल पैरा होंगे। 2018 के अंदर पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत था, आज आप 47वें नंबर पे जाके खड़े हैं। क्या पाकिस्तान का कोई इदारा इस बात की तहकीकात करेगा कि वो कौन से अवामल थे जिसकी वजह से हम 24वें से 47वें नंबर पे जाके खड़े हुए? सबके पर जलते हैं। मेरा ख्याल हमें बुनियादी बात करनी चाहिए। अभी टैक्सेशन की बात भी हुई है, इस्लाहात की बात भी हुई है। देखें, असल चीज़ जो मुल्कों को आगे लेके जाती है वो बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ना बैरूनी सरमायाकारी हो रही है ना अंदरूनी सरमायाकारी हो रही है? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक प्लान के तहत एक इंतशार, एक खलफशार, एक तनाव, एक टकराव, एक इल्ज़ाम तराशी, एक गाली गलोच की फजा तारी की गई। और ये मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता, बात यह कि दुश्मन अगर आपको गैर मुस्तहकम करना चाहता है तो हम यहाँ पर कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहे थे। और जहाँ तक IMF की बात की, बहुत अच्छी बात है कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है, लेकिन मैं आपको एक हवाला दूँ कि ये जो खातून है ये बल्गारिया से तल्लुक़ रखती हैं, MD IMF जो थी, ये 2017 में इस्लामाबाद आई थी। ये उस वक़्त वर्ल्ड बैंक की CEO थी और मुझे याद पड़ता है इन्होंने उस वक़्त वहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगले 2-4 साल के अंदर पाकिस्तान G20 में शामिल होगा। और जो ब्यूरोक्रेट उनके साथ काम कर रहे थे पाकिस्तान के, बड़े सीजन ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने ये बात मुझे बताई कि रात को खाने पे हमारा एक इंग्लिश अखबार उनके सामने पड़ा था जिसमें यह था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई 30 साल पुराने उनके फ्लैट्स के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। तो उस खातून ने हमारे उस सीनियर ब्यूरोक्रेट को मुखातिब करते हुए कहा था कि आर यू क्रेजी नेशन। तो बात यह कि ये थी सूरत हाल कि ये वो खातून है और वो प्रो पाकिस्तान, उसका पाकिस्तान के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मेरा ख्याल है कि मुईशत के हवाले से हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल कायम होना चाहिए। और जब हम सी पैक की बात कर रहे हैं, देखिए सी पैक वो मनसूबा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज की अगर हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत जो है वो यकसू है 100% कि हमने चीन के साथ ताल्लुकात भी रखने हैं और सी पैक पर उसके स्पिरिट के मुताबिक अमल पैरे होना है। कल भी आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शंघाई कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब किया, क्या था कि चीन मुश्किल वक्त में हमारे साथ हमारे काम आया। और मैं ये भी बताता चलूं, हमारे सर्वाइवल में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया। नहीं किया, वो तो इंतजार कर रहे थे कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन आप सर्वाइव कर गए। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, $5 बिलियन जो है हमारी कंपनसेशन की बात करें या सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट किया चाइना ने। जी मैं यही बात कह रहा हूं कि उन्होंने, वो तो इंतजार कर रहे थे कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन चीन आपके साथ खड़ा हुआ और चीन आपके साथ हर बुरे वक्त में खड़ा हुआ, लेकिन हमने चीन के साथ कोई अच्छा नहीं किया। देखिए मैं भी चीन जाता रहा हूँ, मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं गया तो कश्मीर की रेजोल्यूशंस की बात हुई थी। तो कश्मीर की रेजोल्यूशंस पे शायद मुस्लिम ममालिक आपके साथ ना खड़े हो, लेकिन चीन हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ। तो चीन के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, क्या आप भी अपने साथ खड़े हैं? मेरा ख्याल वो जो जफर अली खान का शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत खुद अपनी हालत बदलने का। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसीज के हवाले से यकसू और संजीदा नहीं होंगे और पॉलिसीज का तसलसल कायम नहीं होगा तो हम इसी तरह ही IMF के सामने कशकोल लेके खड़े। सलमान गनी साहब, कैसे बहाल होगा जो ट्रस्ट है सरमायाकारों का, बैरूनी सरमायाकारों का, अंदरूनी सरमायाकारों का, इन्वेस्टर्स का? देखें आप कि हमने डरा दिया। पहले तो 2 ही सेक्टर हैं जो हमारी मईशत को चलाते हैं, एक हमारा रियल स्टेट है, बैंकिंग सेक्टर है, और भी बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन हमने इतना डरा दिया। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बड़े परफॉर्मे दे दिए,
हम अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो बैंक मैनेजर के साथ शेयर होता है वो पता नहीं तमाम लोगों के साथ शेयर होना शुरू हो गए। 50,000 रुपए शनाख्ती कार्ड वाला मामला उठा लिया और फिर वो नॉन फाइलर फाइलर वाले डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के चक्कर में इन्वेस्टर इतना डर गया जिससे डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई, डॉलर ऊपर गया, गोल्ड की कीमतें बढ़ी। तो हमने तो अपने इन्वेस्टर के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक साजगार माहौल पैदा करना है। हुकूमत इस हवाले से मैकेनिज्म पे काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि यह एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त आपकी पॉलिसीज़ का रुख दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि अगर पॉलिसीज़ का तसलसल कायम रहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है। और पाकिस्तान के हवाले से मेरा इस मामले में ईमान है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की जड़ें खोखले करने की कोशिश की या इससे गद्दारी की, वो अपने अंजाम को पहुंचा है। देखिए, हम में एक तरफ तो न्यूक्लियर पावर है और दूसरी तरफ मुआशी हवाले से हम अब तक सूरत हाल से दो चार हैं और किसी गैर की वजह से नहीं हुआ। अभी आशवानी साहब ने जो बात की थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF हमें ये नहीं कहता पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे, वो अपने एजेंडे के मुताबिक हमसे डील करता है। हमने तो अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। और पाकिस्तान दुनिया की जमहूरियतों में जो सियासी लीडरशिप होती है वो अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है, वो अच्छी फजा पैदा करती है ताकि गैर मुल्की सरमायाकार आए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला जाता रहा, क्या वो हुकूमत जो है पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहती थी? तो मैंने अभी सवाल में ही बता दिया ना सर, ये तो डराया इन्वेस्टर्स को, यही किया 4 साल। भी एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए कि आखिर देखिए डॉक्टर साहब, इस पे जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए कि 2018 में पाकिस्तान की मईशत 24वीं बड़ी मईशत थी, आज ये 47वें नंबर पे आके क्यों खड़ी हुई है? कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो सहूलतकार थे पीछे। लिहाजा जब तक आप अपनी मामलात की तहकीकात करके जो जिम्मेदार है वे कटहरे में नहीं खड़े करेंगे, हम आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे। मैं आपको ठीक है, मैं जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं फिर आशवानी साहब की तरफ जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल मॉडल एज अ पर्सन जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ काम करता है, एक सिंपल मॉडल देता हूँ। और वो उस मॉडल, क्योंकि मेरी PhD इज़ ऑन चाइनीज़ मैनेजमेंट सिस्टम, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना ने इतनी जल्दी 30 सालों के अंदर इतनी तरक्की की? उसकी बुनियादी 3 चीज़ें। ठीक है। पॉलिटिकल विल, ठीक है, कि जो जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो सिनर्जी के साथ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं कि जी हम एक स्टेट में नहीं रह सकते, हम डेवलप करना चाहते। दूसरा, लोगों की विल टू बिकम रिच और डेवलपमेंट बेस्ड एजेंडा पे को प्रमोट करना, कि लोगों का भी ये ख्याल है। तीसरा ये कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ये 3 आपके पास सिंपल मेथड, अगर आप 3 ये आशवानी साहब, ये आपका तीसरा वाला जो फैक्टर था या तीसरा वाला वो था, वो आ गया आशवानी साहब। आप कैन यू हियर मी आशवानी साहब? जी जी, आई कैन हियर यू। जी, ये जो अभी बात की है डॉक्टर हसन दाऊद साहब ने सर, वो 3 पैरामीटर जो है और 3 फैक्टर्स का जिक्र किया है जो कि चाइना ने 30 साल में तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। एक पॉलिटिकल विल है जिसका मैंने भी आपसे सवाल किया था, दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो डेवलपमेंट बेस्ड एजेंडा है, और तीसरा उन्होंने कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का जिक्र किया। सर एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। ये कोई वो नहीं है, कोई इसमें ज्यादा आपको होशियारी नहीं चाहिए, इसमें आपको सिंसियरिटी चाहिए, राइट? एंड आप सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की शक्ल नहीं देखे, आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी देखना, आपने लोकल गवर्नमेंट को भी देखना है। तो आई एम श्योर ये डॉक्टर साहब बताएंगे, चाइना में कंसिस्टेंसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट टू द मेयर, सब के सब वहां एक कंसिस्टेंसी पे चलते हैं। और हर मेयर चाइना में compete करता है कि यार मेरी एरिया में आना चाहिए और आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, और बिजनेसमैन के पास जाता है आपको क्या क्या चाहिए, हम आपको देंगे। यहाँ कल आई मेट अ लेडी, बड़ी एंटरप्राइजिंग है हमारी कराची में, शी रन रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। वो इतनी बेजार हुई, शी सेड मैं 18 गवर्नमेंट एजेंसी से मैं आई एम डीलिंग, और एक से एक हाथ फैला के रखे हुए, ब्लैकमेलिंग कर रहे, रिश्वत मांग रहे। शी सेड मैं बेजार आ गई हूँ, आई वांट टू क्लोज माय बिजनेस। गलती की कि मैंने 15 साल से बिजनेस चला रही है। आप सोचे तो सही कि छोटी कोई रेस्टोरेंट चला ली सम लेडी, 18 हमारे ये साथ इधर बैठे हुए हैं, हर मर्तबा आके तंग कर रहे, ये कर रहे और रिश्वत ले रहे। बिल्कुल, ये इसमें आप क्या बिजनेस आप चलाओगे क्या इसमें? और ये डॉक्टर साहब ये एग्री करते हैं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, सही कह रहे हैं। तो ये SME सेक्टर जो है वो बैकबोन होता है हर इकोनॉमी का। चले बड़ी कंपनीज होती है, एंग्रोज होती है, तो उनमें मसल होती है, वो ये हैंडल कर सकती है।
SME वो अपना बिजनेस चलाए, इतनी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन में वो करे यूटिलिटी के रेट पर, और देन ये 18 लोगों को मुंह भी दे दिन रात करके, राइट। तो आपने जब तक ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कहावत होती, चोरों के भी असूल होते हैं, राइट। मैं कहता हूं पॉलिटिशियन के भी असूल होने चाहिए कि आप जो मुल्क की सलामती है उसके लिए आप देखें इकोनॉमिकली उस पर रेड लाइन होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, मलेशिया में रिश्वत नहीं होती है, इंडोनेशिया में दुनिया में होती है, लेकिन हाँ अमेरिका में लीगलाइज होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, वो रिश्वत होती है। लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जब बिजनेसमैन को फैसिलिटेशन होती है, उसमें कोई भी उसमें डिबेट नहीं करता। गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, वो कहता है आए हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप उसको 2 पैसे भी देंगे दिलचस्प है कि आप आए काम बस वो अशवानी साहब हमारा मसला ये कि हम बड़े खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, हम उजलत पसंद भी हैं, हम जो है टूरिज्म की फरोख की बात करते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं देखते, हम जो है लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल की बात करते हैं, हमारा कोई GST काउंटर ही नहीं है किसी एयरपोर्ट पे। है तो बहुत सारे अवामिल है, अब बतदरीजी बेहतरी आनी है, आप लोग जैसे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सरमायाकारों के लिए जो है एक अच्छे प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजी का बताएंगे हुकूमत को, हुकूमत वक्त के साथ मिलके। हौसला अफजाई से कोई भी फायदा नहीं है, उम्मीद लगाने से भी कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको ना करें अशवानी साहब, उम्मीद से ही तो चल रहा है सिस्टम। जब तक आपकी ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी, एंड गवर्नमेंट, ये मीन्स के आपको पूरा कल्चर आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। और ये IMF का प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कोई खुशी, हमें कोई भंगड़े नहीं डालने, हमें सांस उठाने का ये टाइम मिला है। और चाइना और सऊदी के जो आए हैं, ये हमें मुफ्त के पैसे नहीं मिले, ये इंटरेस्ट बेस्ड लोन भी है। तो अभी अगर हम नहीं सुधरेंगे और अभी हम सच बात नहीं करेंगे, मैं अभी बहुत ही ब्लंट बात करता हूं, क्योंकि अभी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर कब हम सुधरेंगे, सच बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी ये ब्रीदर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और मैं अभी भी नहीं देख रहा हूं कि वो जो एक है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। एंड यही है कि लोगों के जो 3% है जो टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं का आप गला और दबाएंगे, रिफॉर्म अभी भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और मैं आपकी बातों से डेफिनेटली कोई नहीं डिनाई कर सकता सर। जब तक क्रिटिक या हम कोई एक तनकीदी तामीरी पहलू पे बात नहीं करेंगे तो हर चीज अच्छी, सब अच्छा का तो राग हम भी नहीं अलाप सकते। बहुत शुक्रिया अमीन अशवानी साहब, और आपने हमें जो एक गाइडलाइन जो दी है और आपने जो बात की है, मैं चाहूंगा आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं सलमान गनी साहब की तरफ भी आऊंगा। एक तो ये जो उन्होंने बात की है कि एक हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारा बहुत बड़ा मसला है, वो एक एतमाद का फुकदान दिखाई देता है। फिर हमें डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करनी, और रेवेन्यू जहां हमारा स्टक हुआ होता है वहां पे हम काम नहीं कर पाते। रेवेन्यू हमारा प्रॉपर्टी का रेवेन्यू स्टक हो जाता है, उसकी वजह यह है कि आप टैक्सेस तो बढ़ा देते हैं लेकिन रेवेन्यू उसका काम हो जाता है। लाइक खैबर पख्तूनख्वा में मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं, 15% जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वहां पे आपसे 2 से 3, आपके 4, किसी एक अगर आप कौंसल में देखेंगे तो वहां पे आपको टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, या आपको मिलेगा, बाकी आपका स्टक पड़ा है। अगर इसका FBR का कुछ आप रेशो कम कर दें तो आपका रेवेन्यू टारगेट बढ़ सकता है। कस्टम्स और एक्साइज में भी यही है। कस्टम्स में तो ना ही पूछने वाली बात है, वो तो आपको भी पता है कि कस्टम्स में क्या हाल है, कस्टम्स में बहुत काम करने की जरूरत है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें अशवानी साहब की बिल्कुल दुरुस्त हैं? देखिए, नेचुरली मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो हम लोग हर काम करने से पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, थ्रेट देखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वॉर जोन्स में भी जाती है। क्या सीरिया, इराक होती है, बहुत होती है। तो इसलिए तो मैं आपको एक डिफरेंट नैरेटिव इसमें देता हूँ। और मैं आपको जो मैंने पहले बात की, और मैं एक विजिट में सलमान गनी के साथ मैं भी गया था। आप एयरपोर्ट पे उतरे, एंड आई विल गिव यू दिस एग्जांपल, आप चाइना में एयरपोर्ट पे उतरे, जो पहले आदमी से मिलेंगे, जो वो बात करेगा, पहला जो भी आदमी, आप इसको एज अ प्रैक्टिस आप देख ली, और अगर आपकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से होनी है तो मुलाकात के दौरान और उस पूरे विजिट के दौरान जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे वो एक ही बात करेंगे, एक ही एजेंडा पे काम करेंगे, एक ही नैरेटिव पे काम करेंगे। यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पर आपकी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, मीडिया के अंदर डिस्कशन है, उसके अंदर आप खुदारा इन्वेस्टमेंट को ज़रा साइड पे कर दें। क्या आप सीपेक जैसे प्रोजेक्ट को अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन से अलग नहीं कर सकते? क्या ये हर एक ने साबित ज़रूर करना है कि जी ये इन्वेस्टमेंट मेरी वजह से आई और आगे चली?
क्या ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरक्की के लिए आई है और इसके लिए हो सके? अच्छा, फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन, आपने चूंकि इतने किए तुम, क्या हर गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो और एजेंडा ये नहीं होता कि हम टैक्स रिफॉर्म करेंगे, हम टैक्स का बेस बढ़ाएंगे, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता? इसलिए नहीं बढ़ता, किताबचा होता है ना सर एक इंतखाबी मंशूर, क्या वो हर एक क्या होता है सर, आप किसी का भी पढ़ लें, मैं क्योंकि एज ए टेक्नोक्रेट वी रीड दिस ना सर, और हम देखते हैं कि किस तरह, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एज ए टेक्नोक्रेट। मैं तो चाहता हूँ डॉक्टर साहब आज आप थोड़ा सा ताखीर से आए, वरना मैं तो आपके साथ बहुत सारी डिस्कशन, लेकिन मैं आपको अगले में किसी प्रोग्राम में मजीद भी करूंगा, एक सोल्यूशन आपको जरूर वन लाइनर बहना है, एक वन लाइनर, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको करें। जी जी प्लीज चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को ले आएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 5 साल के अंदर ये ट्रांसफॉर्म होगा। काश ऐसा हो सकता है। यहाँ तो पोलियो पॉलिटिक्स होती है, यहाँ तो इकोनॉमी पे पॉलिटिक्स होती है, जो आपने बात भी इकोनॉमी पॉलिटिक्स, हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं और लोग कहते हैं आईएमएफ को खत लिख लिख कर कहते हैं इंस्टीट्यूशंस को कि भाई इनको पैसे ना देना। फिर भी ये बहुत अफसोस की बात है। मैं सलमान गनी साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर डेफिनेटली डॉक्टर साहब से भी इस हवाले से रिमार्क्स लेंगे। लाहौर के जो नवाही इलाकों में और ख़ास तौर पर मैंने लक्ष्मी के हवाले से देखा, हम सब जो है लक्ष्मी हमारा मरकज़ है, हम जाते हैं खाने पीने के हवाले से, फूड के हवाले से, सबसे ज़्यादा 991 मिलीमीटर बारिश हुई है। सेंट्रल पंजाब इस वक्त बारिशों की जद में है। इंतज़ामी नकाइस तो कोई नहीं आपने देखे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है सरगर्म अमल दिखाई देते हैं, वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा फोकस है इस हवाले से। डॉक्टर साहब एक तो छोटी सी तस्वीर कर ले, 991 नहीं 291 सर, 291, यस मैंने 291 कहा है सर। लक्ष्मी का जिक्र किया, लक्ष्मी तो थोड़ी सी भी बारिश हो तो डूब जाता है। हाँ हाँ 291 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन इस दफ़ा ये 30 साल में पहली दफ़ा हुई है कि लाहौर के अंदर जो नहर हमारी बहती है वो ओवरफ्लो कर गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इकबाल टाउन, जौहर टाउन, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, बड़े बड़े इलाके जो वो नहर का रूप धारे हुए हैं। जहाँ तक आपने देखे पंजाब का चीफ मिनिस्टर हमारे तो वो भाई है, नौजवान हैं, वो तो बड़े मुतर्रक नज़र आए हैं, लेकिन ये फोर्स ही पहले से किया जा रहा था और उन्होंने बड़ी हद तक कोशिश भी की है, कोशिश करती नज़र भी आ रहा है, पानी निकाला भी जा रहा है। अभी 9 बजे की फिर पेशीन गोई है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये अदारे जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको मुतर्रक होना पड़ेगा। ये सिलसिला 8 जुलाई तक चलना है और इसमें ये इम्तिहान है खुद पंजाब की निगरान गवर्नमेंट का और मुतल्लिका अदारों का कि उन्होंने बहुत हद तक आज कोशिश की है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकाला जाए। आज दफातर में भी हाजिरी कम। सलमान गनी साहब, आपको नहीं लगता कि इन हालात से हमें सीखना चाहिए और अब एक नकासी का ऐसा निज़ाम हो जो कि तवीलुल मुद्दती हो, जिसमें फिर हमें इस तरह के हादसात का सामना ना करना पड़े? 291 मिलीमीटर बारिश अगर एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही है तो क्लाइमेट चेंज है, बढ़ भी सकती है। डॉक्टर साहब इसके लिए फिर आपको निगरान या फेडरल या सूबाई गवर्नमेंट नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम अपनी फाल बनानी पड़ेगी। ये बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम का काम होता है। जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को फाल नहीं बनाएंगी, ये सीवरेज का इश्यूज, ये सफाई के इश्यूज, ये पानी के इश्यूज ये हल नहीं होंगे। देखिए निगरान गवर्नमेंट बहरहाल काम कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने भी कहा कि जी एक तरफ तो हम ये दुआ मांगते हैं कि बारिशें हों, लेकिन इस वक्त जो बारिश है ये तो एक अजाब की सूरत अख्तियार करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बल्कि मुझे सलमान गनी साहब एक वाकया याद आया जब ये डिज़ास्टर हुआ था, ये जब शदीद फ्लैश फ्लड आया था तो मैं फील्ड में था, तो बड़ी ज़बरदस्त किसी ने बात की कि जी ये सैलाब जो है ये तो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है, लेकिन हमारा जो निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसकी वजह से ज़हमत हमारे लिए बन चुका है। तो बारान रहमत तो होती ही होती है, ज़हमत की वजह हम खुद होते हैं, कभी हमने इस बात का इदराक नहीं किया। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हसन दाऊद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी जी ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ कह दीजिए सर। 10 में जब फ्लड आया था तो मैं चाइना में था। ठीक है, तो उस वक्त हमारे एक बहुत सीनियर लीडरशिप आई थी और इंटरेक्ट हुआ था चाइनीज़। तो जो चाइनीज़ लीडरशिप ने एक बात कही थी, एक ऑपरेशनल लीडरशिप ने, मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ, आपको सारी बात कर सर। उन्होंने कहा 2010 में हमारे भी फ्लड्स आए हैं, ठीक है, हमारे भी अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। आप बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन दाऊद साहब, अमीन आशवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान गनी साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।